बागवान की रसोई में आपका स्वागत है। हमारा ये सफर गांव के पगडंडियों से होता हुआ खेतों तक पहुंचता है, जहां हम विभिन्न फसलों की खेतों से लेकर बाजार तक पहुंचने और बाजार से हमारी और आपकी रसोई तक पहुंचने की इस पूरी यात्रा के बारे में जानते हैं। तो चलिए फिर बागवान की रसोई के अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ मुजफ्फरनगर के एक ऐसे गाँव में जहाँ टमाटर की खेती की जा रही है। बागवान की रसोई में आज जिस फसल के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है तो एक फल, लेकिन आप और हम उसे एक सब्जी कहते हैं। इस फल की खासियत ये है कि इसे हम किसी भी सब्जी के साथ मिलाकर पका सकते हैं और ये उसका स्वाद दोगुना कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टमाटर की। लाल लाल रसीले टमाटर। कहा जाता है कि 15वीं सदी में सबसे पहले टमाटर को रोल्को द्वीप पर देखा गया था, जो अमेरिका में स्थित है। इसके बाद सर वॉल्टर रेले ने इसकी खोज की थी। उस वक्त इस फल को जहरीला समझा गया था और लोगों ने इसे खाने से इनकार कर दिया था, लेकिन किसे पता था कि ये जहरीला फल एक दिन सब्जियों की शान बन जाएगा। खाने के रूप में सबसे पहले टमाटर का प्रयोग मैक्सिको में किया गया और यहीं से ये भारत में पहुंचा। वैसे तो पूरे भारत में इसकी खेती की जाती है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसकी खेती आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में की जाती है। और तो और आंध्र प्रदेश का चित्तूर एशिया की सबसे बड़ी टमाटर की मंडी है। आइए फिर बात करते हैं देश के युवा किसान नितिन कुमार जी से, जो यहाँ टमाटर की खेती करते हैं। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार जी। अभी हम ये जानना चाहते हैं अपने किसान भाइयों के लिए, अगर वो टमाटर की खेती करना चाहें जी, तो टमाटर की बुआई कैसे की जाती है, इसको पकने में कितना वक्त लगता है और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। खेत की तैयारी में सबसे पहले तो ये आपको खाली खेत मिलेगा। इसकी जुताई वगैरह करेंगे अच्छे से, उसमें गोबर की खाद डालेंगे, रासायनिक फर्टिलाइजर डालेंगे। उसके बाद इसमें हम बेड बनाते हैं। हमारी सारी खेती जो है वो ड्रिप पे है। ड्रिप के पाइप बिछेंगे, उसके बाद इसमें मल्चिंग लगाएंगे। हम जो है इसकी नर्सरी खुद तैयार करते हैं और इसके बाद इसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उसके बाद इसमें आप देख रहे हो ये वर्टिकल फार्मिंग बोलते हैं इसको, खड़ी खेती जिसको, ये बांस और ये तार वगैरह पे सब होती है। तो इसके बाद इसमें सारा जाल हमारा लगता है, जिसके बाद ये सब तैयार हो जाता है। मुझे ये बताइए कि टमाटर के खेत में किस तरीके की खाद आप इस्तेमाल करते हैं? खाद सबसे पहले तो तैयारी के समय तो हम इसमें गोबर की खाद डालते हैं, उसके साथ ही उसमें रासायनिक खाद भी डालते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है। और सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रेंट हैं आपके, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, सल्फर है। तो चीज़ मिक्स करके उसके बाद हम खेत की तैयारी करते हैं। और ये जो खाद है ये सिर्फ एक ही समय पर डलती है या अलग अलग समय पर? शुरुआत में तैयारी के समय तो हम इसमें नीचे डाल देते हैं और उसके बाद हमारा जो ड्रिप इरिगेशन है उसमें हम शेड्यूल बना के रखते हैं, उसमें बार बार हम उसमें लगाते रहते हैं। और जैसे आपने बताया ड्रिप इरिगेशन का जो टपक सिंचाई होती है उसके बारे में, तो वो कितनी कितनी अवधि के बाद की जाती है? गर्मी का मौसम है तो हमें इसमें पर डे पानी लगाना पड़ता है, और जैसे सर्दी का मौसम आएगा तो कोहरा और नमी का मौसम हो जाता है, इसमें जो है हम 2 से 3 दिन का गैप रखते हैं। टमाटर का जो उत्पादन है वो लगभग कितना हो जाता है, मतलब उसके उत्पादन से आपको कोई मुनाफा होता है या नहीं? फिलहाल जो हमारी क्रॉप ये आप देख रहे हो 300 कुंटल पर एकड़ की यील्ड, और जिसकी मार्केट वैल्यू 15 रुपए किलो से 20 रुपए किलो के आसपास जा रहा है। और ये मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा टमाटर जो है ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। ये देखिए, अच्छा, ये पकना शुरू हो गया है। ये टूट भी गया बड़ी आसानी से, तो इसका मतलब ये इसमें जो है ये मैं आपको बता रहा था, ये ब्लाइट, हाँ, ये ब्लाइट वाला असर है। अच्छा, ये ब्लाइट से ऐसे हो जाता है, हाँ, धब्बे बन जाते हैं। अच्छा, लेकिन खाने लायक तो रहता है ना? नहीं, खाने लायक रहता है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। ये थोड़ा सा कम रेट में जाता है। जो फ्रेश है वो थोड़ा सा अच्छे दाम में जाता है। टमाटर पैदा हो जाता है, इसकी तुड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद हमारे घरों तक टमाटर कैसे पहुंचता है? उसके बाद की प्रक्रिया है, जैसे हम हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं, और ग्रेडिंग के बाद ये क्रेट भर के जब तैयार हो जाती हैं
इसके बाद ये मंडी पहुंचती है। मंडी में जो आड़ती हैं वो रिटेलर को बेचते हैं और रिटेलर के पास से जो है हमारे घर तक, हमारी रसोई तक पहुंचता है। ये जो आपने सुतली से बांध रखे हैं पौधे, ये इसी वजह से है कि ये कहीं टमाटर के बाहर से गिर ना जाए? ये जो आप देख रहे हो, ये जो हमने सुतली बंधवाई हुई है, तो इसका कारण ये है कि ये हमारी टहनी जो है बड़ी होने पर नीचे आ जाती है, तो जिससे हमारा फ्रूट जो है मिट्टी के संपर्क में आने से खराब हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें रस्सी बंधवाते हैं ताकि हमारा फ्रूट जो है वो सेफ रहे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने जानी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था इन सब के बारे में। लेकिन नितिन जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया और ये जो आप पूरा फार्म मुझे घुमा रहे हैं, ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि युवा किसान नितिन कुमार से ये बातचीत आपको जरूर पसंद आएगी और आपको कहीं ना कहीं प्रेरित भी करेगी। तो चलिए टमाटर के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपिका जी। टमाटर की प्रजातियों के बारे में बताइए, कितनी होती हैं? एक ओपन पोलिनेटेड वैरायटीज होती हैं और दूसरी कैटेगरी होती है हाइब्रिड्स। तो जो हाइब्रिड्स वैरायटीज हैं उनकी पैदावार क्षमता जो हमारी सामान्य प्रजातियों से कई गुना ज़्यादा होती है। वो आपकी दो विभिन्न प्रजातियों से संकरण करके और तैयार की जाती हैं। दो विशेष प्रजातियों के गुण उसमें एक ही प्रजाति में समाहित होते हैं, जिसको हम संकर या हाइब्रिड प्रजाति के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बाजार में सब्जी लेने जाएं और टमाटर खरीदे वहाँ पर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी प्रजाति का है? जो आपकी साधारण प्रजातियां हैं या ओपन पोलिनेटेड वैरायटीज हैं, उनका छिलका थोड़ा पतला होता है। जो संकर प्रजातियां हैं कंपैरेटिवली उनका छिलका थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर हमारे किसान टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें ये कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कि उनका उत्पादन भी सही हो, अच्छा हो और उन्हें मुनाफा हो? कि हम लोग यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं या हम बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग की और जो हमारी कन्वेंशनल फार्मिंग है, तीनों में बड़ा सा डिफरेंस है दिनों में, और हर चीज़ हर जगह लागू नहीं हो सकती। यदि हम बात करें नेचुरल फार्मिंग, हम टमाटर करें तो मेरे विचार से बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। नेचुरल फार्मिंग अभी हम उन फसलों में कर सकते हैं जो हमारी पेरेनियल क्रॉप्स हैं, जैसे ऑर्चर्ड्स हैं, बाग बगीचे हैं, उनमें कर सकते हैं, और जिनकी प्रोडक्टिविटी, जिनमें संकर प्रजातियां नहीं, जिनकी प्रोडक्टिविटी सामान्य है। जैसे इस बात की हम बात करें टमाटर की, टमाटर में जो संकर प्रजातियां हैं इनका उत्पादन 9 से लेके और 10 टन प्रति हेक्टेयर तक है, और उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो हम ऑर्गेनिक सोर्स से इतना पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा, जब उसके उत्पादन ज़्यादा है तो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग पहले जो प्राकृतिक खेती की बात करते हैं वो कुछ पॉकेट्स में, जैसे गवर्नमेंट का भी अभी है, उन्होंने किया है, जो नदी के किनारे वाले एरियाज़ हैं उसमें नदी में तमाम तरह के जीवाश्म और वो सब चीज़ें आते हैं, वो फर्टाइल लैंड होती है, उसमें हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि हम संकर या कहेंगे हाइब्रिड प्रोडक्शन की बात करें तो वो नेचुरल फार्मिंग में अभी संभव नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने इतना वक्त दिया हमें, आप यहाँ तक आए और इतनी सारी जानकारी दी टमाटर के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दीपिका जी। बागबान की रसोई का ये सफर यूं ही जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए अपना ये सफर जारी रखते हैं। बागबान की रसोई में आज हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र कुमार आर्य। तो आइए जानते हैं उनसे
टमाटर की खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रासायनिक खेती है वो की जा रही है और आजकल भी ज्यादातर हमारे किसान वही कर रहे हैं। तो अगर हमारे किसान भाई रासायनिक से जैविक खेती या प्राकृतिक खेती पर आना चाहे, खास तौर से अगर हम बात करें टमाटर की खेती की, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्या सुझाव देना चाहेंगे उन्हें कि जिससे उनकी खेती भी अच्छी हो, उनकी लागत भी कम आए और उन्हें फायदा भी हो? हमारे किसान भाई केमिकल फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग की तरफ या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ डाइवर्ट होते हुए डरते हैं। उनके मन में ये बहुत बड़ा डर बैठ गया है कि यदि मैं केमिकल फार्मिंग छोड़ करके और नेचुरल फार्मिंग प्रारंभ करूंगा या ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रारंभ करूंगा तो मेरी ईल्ड घट जाएगी, मुझे घाटा होगा, जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्राकृतिक खेती में मल्चिंग के लिए कहा जाता है, वो देखो इन्होंने किए हुए हैं, पहले से ही मल्चिंग ये कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को कहा जाता है, उसको ये पहले से ही अपनाए हुए हैं। अब बात आती है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की और डिजीज मैनेजमेंट और इंसेक्ट मैनेजमेंट की। तो ये प्राकृतिक खेती में आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए मैं सुझाव देता हूँ किसान भाइयों को कि प्राकृतिक खेती में क्या करते हैं कि ड्रिप सिस्टम के माध्यम से ही जब हम सिंचाई करते हैं खेतों की तो बार बार हम जीवामृत देते हैं, जिससे हमारी ज़मीन में उपलब्ध पोषक तत्व जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं वो फसल को उपलब्ध कराते रहते हैं। एक ये प्रश्न किसान भाइयों का आता है कि जी मेरा प्रोडक्शन घट जाएगा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पूरा ना होने की वजह से। मैं ये कहता हूँ कि केमिकल फार्मिंग में भी किसान क्या करते हैं, जब देखते हैं कि मेरी फसल में कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है तो वो क्या करते हैं, NPK की डोज बढ़ा देते हैं। तो प्राकृतिक खेती में भी वही करना है, तो इसमें भी जीवामृत की डोज बढ़ा सकते हैं। और यदि जीवामृत के माध्यम से किसान भाई पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाए हैं तो घनजीवामृत के माध्यम से पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमारा नहीं हो पाएगा नेचुरल फार्मिंग में, निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसान भाइयों के लिए मैं ये कहता हूँ कि आज बाज़ार में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए ऑर्गेनिक फास्फोरस भी उपलब्ध है। बहुत सारे बायो एजेंट्स जैसे TSB कल्चर, एजेटोबैक्टर, ये सारी चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं। साथ ही साथ जैसे ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना और स्यूडोमोनास आदि सारे जो बायो एजेंट्स हमारी डिजीज मैनेजमेंट के लिए, इंसेक्ट मैनेजमेंट के लिए, जैसे टमाटर में आप देख रहे हैं कि सकिंग पेस्ट का प्रकोप है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सकिंग पेस्ट को रोकने के लिए वर्टिसिलियम का प्रयोग किया जाता है, वो बाज़ार में उपलब्ध है, किसान उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग में निमास्त्र का सकिंग पेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि किसानों को डरना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट करने के लिए या केमिकल फार्मिंग में शिफ्ट करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप यहाँ तक आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी हमें टमाटर के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बागबान की रसोई में आज हम बात कर रहे हैं टमाटर की खेती के बारे में। तो आइए इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं टमाटर की खेती करने वाले किसान नवाब सिंह जी से। नवाब जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये सब क्या हो रहा है पीछे? ये हमारी टमाटर की जो है हार्वेस्टिंग हो रही है और ये यहाँ पे इसकी ग्रेडिंग हो रही है, छटाई हो रही है जी। इसको हमने 3 श्रेणी में इसको बांटा हुआ है, A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड। और यहाँ पे इसको तुलाई करके 25 किलो एक कैरेट में भर के मंडी के लिए तैयार किया जा रहा है। तो जैसे आपने बताया कि A ग्रेड, B ग्रेड, इस तरीके की आपने ग्रेडिंग कर रखी है, तो इन ग्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस ग्रेड में किस तरीके का आप टमाटर रखते हैं? जो A ग्रेड का टमाटर होता है ना, वो एकदम बिल्कुल स्वच्छ, साफ सुथरा, हर तरीके से फिट होता है। और B ग्रेड में जो है थोड़ा बहुत कहीं पे निशान वगैरह आ जाता है। और C ग्रेड में होता है जिसपे थोड़ा कुछ रोग का प्रकोप हो जाता है। आपका फार्म तो बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छे से व्यवस्थित भी कर रखा है, लेकिन इतना बड़ा फार्म आप अकेले कैसे संभालते हैं? नहीं, इसमें अकेले नहीं है, हमारी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है इसमें। और इसके अलावा जो अपने पास लेबर मजदूर लोग हैं वो भी, सभी का सहयोग है। गांव में
टमाटर का कुछ अलग कोई विशेष व्यंजन बनाया जाता है? देखिए, ये तो घर घर में अलग व्यंजन बनाते हैं लोग। वो जितनी गृहिणी एक्सपर्ट है वो नई नई आइटम अलग अलग बना लेती हैं, लेकिन हम लोग तो मुख्यतः देखो आलू टमाटर की सब्जी हो गई, चटनी, सलाद में तो यूज करते हैं, ये चीज बनाते हैं, सूप वगैरह बनाते हैं। बाकी टमाटर तो आप जानते ही हैं कि हर एक सब्जी में यूज होता है। तो फिर ये बताइए कि आज आप हमें क्या खिलाने वाले हैं टमाटर का? वो सरप्राइज होगा कि हम आपको क्या खिलाते हैं। चलिए ठीक है, फिर आज ये सरप्राइज ही सही, क्योंकि आज हम वही खाएंगे जो आप हमें सरप्राइज देंगे। आपने अपना वक्त दिया, यहाँ पर इतनी सारी जानकारी दी मुझे, और अपने घर पे आप बुला रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद समय निकालने के लिए। बागबान की रसोई का ये सफर यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा भारत देश महान है, क्योंकि मेरे देश की पहचान किसान है। यानी कि राजस्थान एक सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला प्रदेश है। ये राजस्थान के जो किसान है वो इतने मजबूत किसान है, आपको जो वैरायटी, जो बाजरा जो चाहेगा, वो जितना उत्पादन आपको चाहेगा उतना बाजरा में गारंटी से कह सकता हूँ आपको मिल जाएगा। मोटे अनाज, उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। राजस्थान से देखिए मोटे अनाज पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 26 अक्टूबर बुधवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए अपना ये सफर जारी रखते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते मैम। जी, मुझे नवाब जी ने कहा था कि आज उनके यहाँ रसोई में वो कोई स्पेशल डिश बनवा रहे हैं टमाटर की। जी। तो बस मैं वही बनवाने, वही सीखने के लिए आई हूँ। तो बताइए आज क्या स्पेशल बन रहा है? मेरा नाम मोनी है जी, और मैं आज टमाटर से टमाटर सूप बना रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है। काफी तैयारी कर ली है जी। ये टमाटर धो ली कर लिए है, और मैं इनकी चॉपिंग कर रही हूँ। ये मसाले सब? ये सब टमाटर सूप में डालने के लिए मैंने मसाला तैयार किया हुआ है। जैसे ये लाल मिर्च है कलर के लिए, ये हल्दी है, और ये लहसुन और अदरक है जी। ये धनिया है, ये काला नमक है, ये हम अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और ये काली मिर्च है, और ये हमने गुड़ लिया है, चीनी भी ले सकते हैं। ये हमारा टमाटर केचप है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसमें? सबसे पहले हमें टमाटर लेने हैं, थोड़ा सा पानी चाहिए। ये मैंने 2 गिलास पानी लिया है कढ़ाई में, और हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और इसको हम ढक देंगे, क्योंकि इसमें उबाल आएगा। उसके बाद हम इसमें जो कटे हुए टमाटर है ये डालेंगे। सुना है कि टमाटर सूप जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। सर्दियों में अच्छा रहता है, वैसे भी सबके लिए अच्छा रहता है। तो हमारा पानी जैसे कि आप देख रहे हो ये उबाल आ चुका है इसमें, और अब हम इसमें ये कटे हुए जो टमाटर है इसको हम डाल देते हैं। इसे हम धीरे से थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, जिससे ये टमाटर जल्दी गल जाए। तो उसके लिए ना हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। जी, काला नमक ही डाल देंगे? जी जी। और ये जो अदरक और लहसुन है ये कब डलेगा? जी, ये इसमें थोड़ा उबाल आ जाएगा टमाटर में भी, तब उसके बाद हम इसको इसमें डाल देंगे। तो अब कितना वक्त लग जाएगा इसके अंदर उबालने? इसमें करीब करीब 10 मिनट लग जाएगी। अब हम इसमें ये डाल देते हैं लहसुन जी, जो हमने चॉप किया था पहले ही। इसमें हम थोड़ी हल्दी भी डाल देते हैं, इससे से कलर आएगा अच्छा। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और इनका ठंडा होने का इंतजार करें। और उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद हम इनको मिक्सी में पीस लेंगे जी। और ये जो बाकी के मसाले हैं, मिर्च हो गई, धनिया हो गया, और ये काली मिर्च, तो ये सब जो है ये हम इन्हें पीस लेंगे। उसके बाद जब ये पीस जाएगा हमारा टमाटर मिक्सी में, उसके बाद हम इन्हें दोबारा से कढ़ाई में डालेंगे, और तब ये चीज़ें हम इसको बाद में डालेंगे। तो देख सकते हैं हमारे टमाटर बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, और अब हम इनको पीसने के लिए मिक्सी का प्रयोग करते हैं।
अब ये पिस चुका है, देखना जरा कितना अच्छा हो गया है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसमें टमाटर के जो बीज है और जो टमाटर से ऊपर से जो आता है वो इसमें रह जाता है, छिलका विलका। कढ़ाई में जो हमारा ये पानी है ये हमारे टमाटर का ही है, तो हम इसको इसमें छान लेंगे। तो ये जो टमाटर का रस है वो सारा इससे निकल जाएगा। और आप देख रहे हो हमारे टमाटर के इसके सूप का कलर भी कितना अच्छा हो रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं और हम गैस अपना ऑन करते हैं। हम इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालते हैं, क्योंकि ये हमें ध्यान रखना है, हमने नमक पहले इसमें डाल दिया था, तो हम स्वाद अनुसार थोड़ा ही डालेंगे। और टमाटर सूप के बहुत फायदे होते हैं, जैसे घर में बच्चों को बहुत पसंद होता है, हमारे बड़े होते हैं पापा मम्मी, इन्हें बहुत पसंद है। ये क्या है, ये कलर वाली मिर्च है, क्योंकि आप देखते हो अगर आप कहीं बाहर पीते टमाटर सूप, हम घर में ऐसा नहीं बना पाते। उसका कारण क्या होता है, इसका कलर। तो हम इतना कलर करने के लिए इसमें थोड़ा सा हल्का ये लाल मिर्च डाल देंगे। ये हमने डाली है सिर्फ कलर के लिए, और वैसे हम डालेंगे इसमें काली मिर्च। तो काली मिर्च भी अभी डालेंगे जी, काली मिर्च भी डालेंगे, क्योंकि अगर हम डाल सकते हैं लाल मिर्च भी, लेकिन जो इसमें स्वाद होता है, इसकी खुशबू होती है, वो उस मिर्च में नहीं होती है। तो हम थोड़ी सी इसमें ये डाल देते हैं। अब हम इसको चलाते हैं, तो इसमें थोड़ा खदका आएगा, उबाल आएगा एक। मैंने इसकी ये वाइट ऊपर से निकाल दी है, तो उसके बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। अब हम इसमें क्या डालेंगे, 1 चम्मच केचप डालेंगे। अब आप देखोगे इसका कलर भी और इसका टेस्ट भी आपको बिल्कुल अलग दिखेगा। तो चला देना है फिर इसको डाल के भी। जी। अब ये उबाल आ चुका है इसमें, तो हम गैस को बंद करते हैं। इसकी खुशबू भी और इसका कलर भी आपको बहुत अच्छा दिखेगा। बिल्कुल। और ये हमारा जो टमाटर का सूप है वो एकदम तैयार है। बिल्कुल। अब मैं आपको इसे बाउल में घाल के देती हूँ। अब हम इसको सजाने के लिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ा हरा धनिया डालते हैं और हम थोड़ी सी ये बूंदी डालते हैं, जिससे ये सुंदर लगेगा। अब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि हमने टमाटर सूप कैसे बनाया। बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन क्योंकि मेहनत हम दोनों की है तो भाई हम दोनों एक साथ टेस्ट करेंगे। वाह, बेहतरीन। थैंक यू भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। जो आपने ये जो केचप डाला है ना, उससे वाकई में इसका स्वाद थोड़ा सा अलग हुआ है और ये बहुत टेस्टी है। बागबान की रसोई से आज हमने जाना कि टमाटर का सूप कैसे बनाया जाता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। मोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त दिया और ये स्वादिष्ट रेसिपी मुझे बनानी सिखाई। थैंक यू। और अब वक्त है गांव के अनुभवी किसानों से मिलने का, तो चलिए फिर उनसे मिलते हैं। नमस्ते सर। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। ऋषिपाल जी, ये जो नाम है इस गांव का, जबरदस्तपुर उर्फ मंतोड़ी, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कहानी होगी, ऐसा मुझे लगता है। कहानी हो, हमारा छोटा गांव था, अब से करीबन 350 वर्ष पहले एक परिवार आया था, उसमें रहने लगे, कुछ फेर हो रहा है, फिर यहाँ बंजारे आए। जब इस गांव का नाम जबरदस्तपुर था, तो जब बंजारे आए, बंजारों का लड़का हुआ, लड़का होने पे उन्होंने कुआं खुदवाया एक यहीं पास में। कुआं पूजने से पहले वो लड़का गुजर गया, और गुजरने पे उन्होंने इस गांव का नाम मंतोड़ी रख दिया। हमारा मन टूट गया, हमने इस गांव का नाम मंतोड़ी रख दिया। तो तब से लेकर अभी तक ये जबरदस्तपुर उर्फ मंतोड़ी, तो ये पूरा गांव का नाम है। पूरा गांव का नाम। ऋषिपाल जी, आप तो खेती करते आए हैं और जैसा कि आपने बताया प्राकृतिक खेती आपने की है, यूरिया का कोई उपयोग नहीं किया, हमेशा गोबर वाली खाद डाली है। तो अब इस बारे में बताइए कि वापस से प्राकृतिक खेती पर कैसे आया जाए। अब इसमें तो ऐसे आ जाएगा, कूड़ी की खाद गिरे, हल से जुताई हो, जिस ढंग से पहले था ऐसे ही यदि चले काम तो आ जाओ, नहीं तो आ जाता। क्यों, अब तो शाम को गन्ना काटा, सुबह गेहूँ बो दिया, वो कीड़ा जो का तो है, गन्ना काटा गेहूँ और गेहूँ काटे गन्ना, यो काम हो रहा। जमीन कम होगी, अब इतनी जमीन भी तो नहीं रही, जमीन भी कम है, और तो इसके लिए आने में तो बहुत टाइम लगा। ऋषिपाल जी, आप तो खुद एक किसान रहे हैं, तो युवा किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये है, मेहनत करें, बढ़िया ढंग से अपनी खेती करें, कार्बनिक खेती पाओ अपनी, इसी से
देसी खाद चलावा अपना वही, उसमें यूरिया का या दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। ऋषिपाल जी, आपने हमसे इतनी सारी बातें की, इतना टाइम दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके अनुभव से हमारा युवा किसान जरूर कुछ न कुछ सीखेगा। इसके लिए आपका शुक्रिया। बागबान की रसोई की आज के एपिसोड में हमने जाना कि टमाटर की खेती कैसे की जाती है और साथ ही हमने सीखा कि टमाटर का सूप कैसे बनाया जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आएगा। तो अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगी एक नई जगह, नई फसल और एक नए व्यंजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।